कभी सोचा है कि भारतीय इतिहास में वो कौन सा दौर था जिसे सचमुच स्वर्ण युग कहा जा सकता है? एक ऐसा समय जब ज्ञान, विज्ञान और कला सब कुछ अपने शिखर पर था। तो आज हम उसी शानदार दौर की कहानी में गोता लगाएंगे। ये कहानी है महान गुप्त साम्राज्य की। जरा सोचिए एक ऐसे युग के बारे में जहां एक ही समय में विज्ञान, साहित्य और कला की दुनिया में क्रांति हो रही हो। बिल्कुल कुछ वैसा ही था गुप्तों का शासनकाल, और इसीलिए इसे भारत का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा था क्या उस दौर में। तो इस कहानी में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि गुप्त एक छोटी सी रियासत से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गए। फिर मिलेंगे उनके सबसे शक्तिशाली सम्राटों से। उसके बाद ये भी जानेंगे कि इस सुनहरे दौर का अंत कैसे हुआ। और हाँ, आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद। सोचिए, भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। कोई सेंट्रल पावर नहीं, बस छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। और बस इसी उथल पुथल के बीच से एक नई शक्ति उभर कर सामने आई, गुप्त राजवंश। और इनकी शुरुआत पता है बहुत ही मामूली थी। ये लोग शक्तिशाली कुषाण राजाओं के अधीन काम करने वाले स्थानीय शासक यानी सामंत थे। लेकिन जैसे ही कुषाण शक्ति कमजोर पड़ी, गुप्तों ने मौके को पहचान लिया। उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर एक नए साम्राज्य का सपना देखना शुरू कर दिया। इस राजवंश की नींव रखी श्रीगुप्त ने। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच ने गद्दी संभाली। लेकिन असली गेम चेंजर, असली हीरो साबित हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम को ही इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा की उपाधि ली। और उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करना वो कोई आम शादी नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। और बस यहीं से गुप्त साम्राज्य के विस्तार की, उसके फैलने की असली कहानी शुरू हुई। अब मंच पर एंट्री होती है एक ऐसे सम्राट की जिसकी तलवार की धमक से पूरा भारत गूंज उठा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को, उसकी सरहदों को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला दिया। नाम था समुद्रगुप्त। जी हाँ, ये चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुमार देवी के ही बेटे थे। देखिए, इन्हें विरासत में एक राज्य तो मिला था, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा, इनकी सोच उससे कहीं बड़ी थी। इन्हें उसे एक विशाल साम्राज्य में बदलना था, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। समुद्रगुप्त की शख्सियत कमाल की थी। सोचकर देखिए, एक तरफ उन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा के लिए भारत का नेपोलियन और 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था, और दूसरी तरफ वही इंसान एक बेहतरीन कवि और संगीतकार भी था, जिसे कविराज यानी कवियों का राजा की उपाधि मिली थी। मतलब एक योद्धा भी और एक कलाकार भी। क्या मेल था! और उनकी सैन्य जीतों का पैमाना, वो तो हैरान करने वाला है। इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखे प्रयाग प्रशस्ति में उनके दरबारी कवि ने साफ साफ लिखा है कि उन्होंने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। सोचकर देखिए, ये उस दौर की सबसे बड़ी सैन्य विजयों में से एक थी। तो समुद्रगुप्त ने तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां तलवारों की जगह ज्ञान और कला ने ले ली। ये था गुप्त साम्राज्य का शिखर, उसका चरम। और इस शिखर के निर्माता थे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामगुप्त और छोटा, आगे चलकर सम्राट बनने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहीं से सत्ता के गलियारों में एक ऐसी नाटकीय कहानी शुरू होती है जो सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। हुआ ये कि राजा रामगुप्त एक शक राजा से जंग हार गया, और हारने के बाद अपनी पत्नी रानी ध्रुवा देवी को दुश्मन को सौंपने के लिए तैयार हो गया। ये अपमान उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक साहसी योजना बनाई, खुद रानी का भेष बदला, दुश्मन के खेमे में घुसा, उस शक राजा का काम तमाम किया, और फिर लौटकर अपने कायर भाई को भी रास्ते से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने ध्रुवा देवी से विवाह किया और खुद राजा बन गए। कितनी फिल्मी कहानी है ना? और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल स्वर्ण युग क्यों कहलाया? इसकी एक बड़ी वजह थी उनका दरबार,
उनका दरबार उस समय के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का घर था। उनके दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 ऐसे ज्ञानी जो अपनी अपनी फील्ड के महारथी थे। जरा सोचिए, कालिदास जैसे महान कवि, आर्यभट्ट जैसे क्रांतिकारी गणितज्ञ और धन्वंतरी जैसे शीर्ष चिकित्सक, सब एक ही छत के नीचे। एक बौद्धिक शक्ति का केंद्र था उनका दरबार। ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना कि इसी दौर में, इसी माहौल में आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। एक कॉन्सेप्ट जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पाई की कीमत की भी लगभग सटीक गणना की थी। ये वो खोजें थीं जिन्होंने ज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सूरज को ढलना होता है। इतिहास का यही नियम है। गुप्त साम्राज्य का ये शिखर भी हमेशा कायम नहीं रह सका। तो अब कहानी उस लंबे सूर्यास्त की है, जब ये महान साम्राज्य धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे कुमारगुप्त। उन्हें विरासत में एक विशाल, समृद्ध और स्थिर साम्राज्य मिला था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सीमाओं पर, सरहदों पर खतरों के बादल मंडराने लगे थे। बेशक उनके समय में चुनौतियां शुरू हो गई थीं, लेकिन कुमारगुप्त ने दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ थी जो अगली कई सदियों तक पूरी दुनिया को रोशन करता रहा। कुमारगुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त, जिन्हें हम गुप्त वंश का आखिरी महान योद्धा कह सकते हैं। उन्होंने मध्य एशिया से आए हुणों के हमलों से साम्राज्य की एक ढाल बनकर रक्षा की। उन्होंने हुणों को बार बार हराया, लेकिन इन लगातार युद्धों की कीमत बहुत बड़ी थी। साम्राज्य का खजाना इन हमलों को रोकते रोकते लगभग खाली हो चुका था। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? एक तरफ गुप्त साम्राज्य नालंदा जैसा विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। ज्ञान बढ़ रहा था, लेकिन शक्ति घट रही थी। साम्राज्य तो वक्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज, उसकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है। आखिर गुप्तकाल ने हमें दिया क्या? चलिए उनकी सबसे बड़ी विरासतों पर एक नजर डालते हैं। उनकी देन अविश्वसनीय है। विज्ञान में शून्य और दशमलव प्रणाली, जिसने आधुनिक गणित की नींव रखी। साहित्य में कालिदास की रचनाएं जैसे शकुंतला, जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। खगोल विज्ञान में ये सिद्धांत कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये सब उसी स्वर्ण युग की देन है, और ये सब आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल सामने आता है कि किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसकी फौज की ताकत और उसकी सीमाओं का विस्तार, या फिर वो विचार और खोजें जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है? गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। सोचने वाली बात है ना?